कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन है। लेकिन सिया के लिए ये 7 जन्मों की सज़ा बन गई। जब आर्यन सिंह राठौर ने अपनी ही हथेली काट कर सिया की मांग अपने खून से भरी। जब उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, उसने सिया के कान में झुककर बस इतना कहा, ये सिंदूर नहीं है, मेरा बदला है, जो हर रोज़ तुम्हारी रूह से लहू मांगेगा। क्या एक बेगुनाह लड़की उस क्रूर इंसान के बिस्तर से लेकर उसके दिल तक का सफ़र तय कर पाएगी, या फिर ये डार्क रोमांस उसे पूरी तरह राख कर देगा? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की मूसलाधार बारिश खिड़कियों के कांच को ऐसे पीट रही थी जैसे कोई अपनी आज़ादी के लिए तड़प रहा हो। लेकिन उस आलीशान हवेली के भीतर की खामोशी बाहर के तूफान से कहीं ज़्यादा डरावनी थी। नहीं, छोड़ दो मुझे, पापा, मम्मी। सिया की चीखें उसके गले में ही घुट कर रह गई जब एक भारी ठंडे हाथ ने उसके मुंह को बेरहमी से दबोच लिया। सामने खड़ा था आर्यन सिंह राठौर। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक गहरी काली नफरत और जुनून था। चीखने का कोई फायदा नहीं, सिया। आर्यन की आवाज किसी ठंडी बर्फ की तरह उसके कान के पास गूंजी। तुम्हारे पिता ने जो कर्ज लिया है उसकी कीमत सिर्फ तुम हो। आज से तुम मेरी कैदी हो और मेरी बीवी भी। हवेली के हॉल में कोई मेहमान नहीं थे, कोई बैंड बाजा नहीं था, सिर्फ 4 हथियारबंद बॉडीगार्ड और एक थर थर कांपता हुआ पंडित। आग की लपटें हवन कुंड में नाच रही थी, जो सिया के डर को और बढ़ा रही थी। आर्यन ने सिया की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी चूड़ियां टूटकर फर्श पर बिखर गई। वो उसे घसीटते हुए हवन कुंड के पास ले गया। सिया के पैर लड़खड़ा रहे थे, उसके आंसू उसके लाल जोड़े पर गिर रहे थे, लेकिन आर्यन के दिल पर कोई असर ही नहीं हुआ। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए, आर्यन ने गरजते हुए कहा। हर फेरे के साथ सिया की रूह कांप रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो अग्नि के नहीं बल्कि नर्क के चक्कर काट रही है। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, आर्यन ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। पंडित और सिया दोनों की सांसें रुक गई। उसने अपनी हथेली पर एक गहरा कट लगाया। खून की बूंदें टपकने लगी। उसने वही खून अपनी उंगली से उठाया और सिया की मांग में भर दिया। सिंदूर फीका पड़ सकता है सिया, पर आर्यन के खून का रंग कभी नहीं उतरेगा। अब तुम मरते दम तक मेरी हो। आर्यन ने एक डरावनी सी मुस्कान के साथ कहा। पंडित ने कांपते हाथों से मंगलसूत्र आगे बढ़ाया। काले मोतियों का वो हार सिया को अपने गले की फांसी जैसा लग रहा था। शादी के बाद आर्यन उसे कंधे पर लाद कर हवेली की तरफ ले गया। सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे में उसने कमरे का दरवाज़ा पैर से मारकर बंद किया और सिया को बिस्तर पर फेंक दिया। सिया सिमट कर बेड के कोने में दुबक कर बैठ गई। उसका शरीर डर से कांप रहा था। आर्यन ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। क्या क्या चाहिए आपको? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? सिया ने सिसकते हुए पूछा। आर्यन उसके करीब आया, इतना करीब कि सिया उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। उसने सिया की चिन को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मुझे तुम नहीं चाहिए सिया, मुझे तुम्हारी तड़प चाहिए। तुम्हारे पिता ने मेरा जो सुकून छीना था, मैं उसका हर कतरा तुम्हारी आंखों के आंसुओं से वसूलूंगा। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभरा, जो पल भर में फिर से क्रूरता में बदल गया। उसने कमरे की लाइट बुझा दी। अंधेरे में सिर्फ सिया के सिसकने की आवाज़ आ रही थी और बाहर बिजली की कड़क की। उस रात सिया को समझ आ गया कि उसकी ज़िंदगी अब फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का वो बिस्तर है जिस पर उसे हर रोज़ लहूलुहान होना पड़ेगा।
कमरे की खिड़की से आती सूरज की पहली किरण ने सिया की आंखों को छुआ, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला। उसकी पूरी रात जाग कर गुजरी थी, कमरे के उस अंधेरे कोने में दुबक कर, जहां से वो आर्यन को सोफे पर बैठे सिगार पीते देख रही थी। आर्यन रात भर सोया नहीं था, बस धुएं के छल्ले बना रहा था, और उसकी जलती हुई आंखों की चमक सिया की रूह तक को झुलसा रही थी। सुबह के 7 बजे थे जब दरवाज़ा जोर से खड़का। भाई साहब, माँ साहिबा बुला रही हैं। बाहर से एक भारी सी आवाज़ आई। आर्यन उठा। उसने अपनी बिखरी हुई शर्ट के बटन बंद किए और बिना सिया की तरफ देखे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर हाथ रखते ही वो रुका, बिना मुड़े ही बोला, तैयार हो जाओ, नीचे तमाशा होने वाला है। और याद रखना, अगर चेहरे पर एक भी आंसू दिखा तो तुम्हारे पिता की अगली तस्वीर पर हार चढ़ा होगा। सिया के गले में गोला सा फंस गया। वो कांपते हाथों से उठी, अलमारी खोली तो वहां सिर्फ गहरे लाल और काले रंग की महंगी साड़ियां थीं। उसे महसूस हुआ कि यहाँ उसकी पसंद का कोई वजूद नहीं है। जब सिया नीचे पहुंची तो हवेली का हॉल किसी दरबार जैसा लग रहा था। बीचों बीच एक ऊंचे सिंहासन नुमा सोफे पर एक औरत बैठी थी, सुमित्रा देवी, आर्यन की माँ। उसकी आंखों में वही पत्थर जैसी कठोरता थी जो कि आर्यन में थी। आर्यन वहां खड़ा था, उसके हाथ पीछे बंधे थे। सुमित्रा देवी ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ठंडी हंसी हंसी। तो ये है उस गद्दार की बेटी। चेहरा तो मासूम है, पर रगों में खून तो उसी का है ना, जिसने हमारे खानदान को सड़क पर ला खड़ा किया था। सिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुमित्रा देवी ने एक पुराना जंग लगा हुआ खंजर मेज पर रख दिया। आर्यन, रस्म याद है ना? राठौर खानदान की बहू को पहली रसोई पहले इस खंजर पर अपना हाथ रखकर कसम खानी होती है कि वो इस घर की गुलाम बनकर रहेगी, पत्नी बनकर नहीं। सिया की आंखें फटी की फटी रह गई। गुलाम? पर मैंने किया क्या है? आर्यन आगे बढ़ा और सिया का हाथ झटके से पकड़कर उस खंजर की धार पर रख दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिया हिल भी नहीं पा रही थी। चुप, आर्यन दहाड़ा। सवाल करने का हक खो चुकी हो तुम। 10 साल पहले जब तुम्हारे बाप ने मेरे पिता को धोखा देकर जेल भिजवाया था और उन्होंने वहां खुदकुशी कर ली थी, तब तुमने नहीं पूछा कि उन्होंने क्या किया है? सिया सन्न रह गई। उसे इस अतीत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आर्यन की आंखों में नफरत के पीछे छिपा वो छोटा बच्चा दिख रहा था जिसने अपने पिता को खोया था। रस्म पूरी हुई, लेकिन सिया के हाथ से खून की एक पतली लकीर खंजर से होते हुए फर्श पर गिर गई। आर्यन ने उसे खींचकर रसोई की तरफ धकेला। आज से इस हवेली के सारे नौकरों की छुट्टी। सफाई, खाना और मेरी हर ज़रूरत सब तुम देखोगी। और हाँ, अगर खाना मेरे पिता की पसंद का नहीं हुआ तो तुम्हें वो सज़ा मिलेगी जो उन्होंने जेल में काटी थी। पूरा दिन सिया ने अकेले उस विशाल हवेली के काम किए। उसके नाजुक हाथ जो कभी कलम पकड़ने के आदी थे, अब भारी बर्तन और झाड़ू पोछे से छिल गए थे। शाम होते होते वो निढाल होकर रसोई की फर्श पर बैठ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो रसोई के दरवाजे पर आर्यन का छोटा भाई विराज खड़ा था। उसकी आंखों में दया थी, पर होठों पर खौफ। भाभी, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। भाई ने पूरे हाथे में करंट वाली बाड़ लगा रखी है। वो आपको प्यार नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको धीरे धीरे खत्म कर देगा। विराज की बात सुनकर सिया की रही सही हिम्मत भी टूट गई। रात को जब वो वापस कमरे में गई तो आर्यन वहां पहले से मौजूद था। उसके हाथ में एक गिलास था
जिसमें कोई गहरा तरल पदार्थ था। पियो इसे। आर्यन ने आदेश दिया। ये क्या है? सिया ने डरते हुए पूछा। तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने की दवा, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो तुम्हारे पिता ने तुमसे छुपाया था, और उसके बाद तुम खुद अपनी मौत की दुआ मांगोगी। आर्यन ने वो ग्लास सिया के होठों से लगा दिया। सिया को लगा कि इसमें जहर है, लेकिन वो कड़वा तरल उसके गले से उतरते ही उसके दिमाग को सुन्न करने लगा। वो कोई नशीली दवा थी। आर्यन उसे पकड़कर कमरे के एक छिपे हुए दरवाजे की तरफ ले गया, जो एक बड़ी पेंटिंग के पीछे था। नीचे उतरती सीढ़ियाँ ठंडी और सीलन भरी थी। नीचे एक बेसमेंट था जहाँ सिर्फ एक मध्यम सा बल्ब चल रहा था। वहाँ दीवारों पर पुरानी अखबार की कतरनें और तस्वीरें लगी थीं। सिया की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। उसके पिता और एक शख्स हाथ मिला रहे थे। देख रही हो? आर्यन की आवाज़ गूंजी। ये हाथ मिलाना नहीं था, ये सौदा था। तुम्हारे पिता ने मेरे डैड की कंपनी के सीक्रेट्स दुश्मन को बेच दिए। और जानती हो क्यों? ताकि वो तुम्हारी माँ का इलाज करा सकें। मेरे पिता को बेगुनाह होते हुए भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने झूठी गवाही दी थी। सिया का सर चकराने लगा। नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। सच कड़वा होता है सिया। आर्यन ने उसे एक कुर्सी की तरफ धकेला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस रात मेरे डैड ने जेल में नस काटी थी, उसी रात तुम्हारे पिता ने जश्न मनाया था। उन्होंने हमारी सारी जायदाद कोड़ियों के दाम हड़प ली थी। आज जो तुम इस हवेली में खड़ी हो ना, ये कभी मेरी थी, जिसे मैंने खून पसीना एक करके वापस छीना है। सिया को अब समझ आया कि आर्यन की नफरत कितनी गहरी थी। वो सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक घायल शेर था जो अब अपना शिकार चबा रहा था। उस रात आर्यन ने उसे बेसमेंट के उसी ठंडे कमरे में छोड़ दिया। आज की रात तुम यहीं गुजारोगी, उन यादों के साथ जो तुम्हारे पिता ने हमें दी थी। दरवाजा बाहर से बंद हो गया। सिया अंधेरे में अकेली थी। उसे वहां अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवारें खुरच रहा हो। वो डर के मारे चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज उस कंक्रीट की दीवारों से टकरा कर वापस आ जाती। सुबह जब आर्यन ने दरवाजा खोला, सिया फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसे तेज बुखार था। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में उठाया और एक पल के लिए उसकी आंखों में वो पुरानी क्रूरता की जगह थोड़ी सी बेचैनी आई, लेकिन उसने उसे झटक दिया। वो उसे ऊपर कमरे में लाया और डॉक्टर को बुलाने के बजाय खुद उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगा। तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा सिया। अब भी तो हिसाब बराबर होना शुरू हुआ है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। 2 दिन बाद जब सिया की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसे घर के पिछले हिस्से में जाने का मौका मिला। वहां उसने देखा कि विराज, आर्यन का छोटा भाई, चुपके से किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ, वो यही है। भाई पागल हो चुके हैं, वो उसे मार डालेंगे। हमें कुछ करना होगा। सिया की धड़कनें तेज हो गई। क्या विराज उसकी मदद करना चाहता था? वो धीरे से विराज के पास गई। विराज ने जैसे ही उसे देखा, फोन काट दिया। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर भाई ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। विराज, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? मुझे यहाँ से निकलना है। मेरे पिता ने जो किया उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? सिया ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। विराज ने चारों तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोला, परसों
रात 12 बजे जब भाई अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर होंगे तो मैं करंट वाली बार का स्विच बंद कर दूंगा। पिछले गेट पर एक गाड़ी खड़ी होगी, बस भाग जाना और कभी मुड़कर मत देखना। भागने वाली रात भी आ गई। आर्यन शाम को ही निकल गया था। उसने जाते वक्त सिया की तरफ एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे वो सब कुछ जानता हो, पर उसने कुछ कहा नहीं। रात के 11:45 हो रहे थे। सिया ने एक छोटी सी पोटली अपनी ज़रूरी चीज़ों से बांधी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। वो दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरी। हवेली में सन्नाटा था। उसने पिछले गेट की तरफ दौड़ लगा दी। वहां अंधेरे में विराज खड़ा था। जल्दी चलिए भाभी, स्विच ऑफ है। विराज ने इशारा किया। सिया जैसे ही बाड़ के करीब पहुंची, अचानक पूरी हवेली की लाइट्स जल गई। सायरन बजने लगा। सामने से दर्जनों गार्ड्स निकल आए और उनके बीच में खड़ा था आर्यन सिंह राठौर। उसके हाथ में विराज का फोन था। तो मेरे अपने भाई ने गद्दारी की। आर्यन की आवाज में जो ठंडक थी उसने सिया के खून को जमा दिया था। विराज कांपने लगा। भाई, मैं तो बस। खामोश। आर्यन ने बंदूक निकाली और उसे विराज के पैर के पास चला दिया। विराज, तुम अंदर जाओ। इसकी सजा तुम्हें बाद में मिलेगी। अब मैदान में सिर्फ आर्यन और सिया थे। आर्यन धीरे धीरे सिया की तरफ बढ़ने लगा। सिया पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। तुमने क्या सोचा था सिया, कि मेरे घर का भेदी ही मुझे लूट लेगा? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरी कैदी हो, और कैदी जब भागने की कोशिश करता है तो उसकी बेड़ियां और कस दी जाती हैं। आर्यन ने सिया के बाल पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर खींचा। अब मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जो आज तक इस खानदान में किसी औरत को नहीं मिली। आर्यन सिया को घसीटते हुए वापस हवेली के अंदर लाया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि सिया की कलाई पर नीले निशान उभर आए थे। वो उसे लेकर बेडरूम में नहीं, बल्कि हवेली के उस पुराने हिस्से में गया जहां बरसों से ताला लगा था। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक पत्थर का बेड और एक ऊंची रोशनदान वाली खिड़की थी। आर्यन ने उसे अंदर धक्का दे दिया। आज से ये तुम्हारा महल है। आर्यन की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। यहाँ कोई रोशनी नहीं, ना कोई हमदर्द। तुम आज़ादी चाहती थी ना, तो लो, इस 4 दीवारी में तुम पूरी तरह आज़ाद हो, अपनी चीखों के साथ खेलने के लिए। उसने कमरे का भारी लोहे का दरवाज़ा बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया। सिया दरवाजे को पीटती रही, गिड़गिड़ाती रही। आर्यन प्लीज़, मुझे अंधेरे से डर लगता है आर्यन। लेकिन बाहर से सिर्फ उसके जूतों की दूर जाती आवाज़ सुनाई दी। 2 दिन बीत गए। सिया को सिर्फ एक वक्त की सूखी रोटी और पानी दिया जाता, वो भी दरवाजे के नीचे बनी एक छोटी सी झीली से। उसे नहलाने के लिए भी ठंडा पानी ऊपर से रोशनदान से गिराया जाता। आर्यन उसे शारीरिक चोट नहीं पहुंचा रहा था, वो उसे मानसिक मौत दे रहा था। तीसरी रात कमरे का दरवाज़ा खुला। आर्यन हाथ में एक फर्स्ट एड किट लेकर अंदर आया। उसने देखा कि सिया फर्श पर बेजान पड़ी है। उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। क्यों करते हो ये सब? सिया ने बहुत धीमी सी आवाज में पूछा। अगर नफरत ही करनी है तो मार क्यों नहीं देते? आर्यन रुका। उसने सिया की आंखों में देखा। वहां डर तो था, पर अब
एक खालीपन भी था। उसने सिया के चेहरे पर बिखरे बाल हटाए और बोला, मौत बहुत आसान होती है सिया। मैं तुम्हें मारकर अपने पिता के गुनहगार को इतनी जल्दी आज़ाद नहीं कर सकता। तुम्हें तड़पते देखना मेरी हर सुबह की चाय को और मीठा बनाता है। इधर विराज को हवेली के एक दूसरे कमरे में नज़रबंद कर दिया गया था। सुमित्रा देवी, आर्यन की माँ, विराज के पास आई। तूने अपने भाई से गद्दारी की उस लड़की के लिए? सुमित्रा का लहजा जहरीला था। माँ, भाई पागल हो गए हैं, वो एक मासूम को सजा दे रहे हैं, विराज चिल्लाया। मासूम? सुमित्रा ने उसे एक तमाचा जड़ा। जिसके बाप की वजह से तेरे पिता की चिता को तूने बचपन में हाथ लगाया, वो मासूम कैसे हो सकती है? अगर आर्यन उसे नहीं तोड़ पाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। सुमित्रा देवी की दिमाग में कुछ और ही चाल चल रही थी। उन्हें डर था कि कहीं आर्यन का जुनून प्यार में न बदल जाए। उन्होंने उसी रात एक शिकारी को बुलाया, शहर का सबसे बड़ा गुंडा, जग्गू। आधी रात को जब आर्यन ऑफिस के काम में डूबा था, जग्गू और उसके आदमी चुपके से पिछले रास्ते से उस पुराने कमरे तक पहुंच गए। आर्यन की मां ने उन्हें चाबी दे दी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सिया को लगा कि आर्यन है, लेकिन सामने अजनबियों को देखकर वो कांप उठी। कौन हो तुम लोग? तेरी मौत की सौगात है गुड़िया। जग्गू ने खंजर निकाला। तभी हवेली में एक धमाका हुआ। आर्यन, जिसे विराज ने किसी तरह मैसेज भेज दिया था, वहां पहुंच गया। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके हाथ में उसकी राइफल थी। मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आर्यन ने दहाड़ते हुए गुंडों के पसीने छुड़ा दिए। भीषण लड़ाई हुई। जग्गू ने सिया को ढाल बना लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। पीछे हट जा आर्यन, वरना इसका गला अभी रेत दूंगा। आर्यन रुक गया। उसकी आंखों में जो खौफ उस वक्त दिखा, वो नफरत से कहीं ज्यादा गहरा था। क्या ये खौफ सिया को खोने का था? उसे छोड़ दो। आर्यन की आवाज कांप रही थी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो। पैसा नहीं, हमें तो जान चाहिए। जग्गू ने जैसे ही चाकू चलाया, आर्यन ने बिना सोचे अपनी राइफल से फायर किया। गोली जग्गू के कंधे में लगी, लेकिन गिरते गिरते जग्गू ने खंजर सिया की पीठ में उतार दिया। सिया आर्यन की बाहों में गिर गई। उसका सफेद लिबास अब खून से लाल हो रखा था। सिया, सिया आंखें खोलो सिया, तुम कहीं नहीं जा रही। आर्यन उसे जोर जोर से हिलाने लगा। उसके चेहरे पर जो नफरत थी, वो अब आंसुओं में बदल चुकी थी। मैंने अभी हिसाब पूरा नहीं किया है, तुम मर नहीं सकती। वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। रास्ते भर वो उसका हाथ थामे रहा। पहली बार आर्यन सिंह राठौड़ को किसी को खोने का डर महसूस हो रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए। आर्यन बाहर कॉरिडोर में फर्श पर बैठ गया। उसके हाथों पर सिया का खून लगा था। तभी विराज वहां आया। अब खुश होना भाई, यही चाहते थे ना आप, उसका खून? विराज ने गुस्से में कहा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथों को देखा। उसे महसूस हुआ कि जिस लड़की को वो खत्म करना चाहता था, उसे मरता देखकर उसका अपना दम घुट रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर आर्यन, वो बच तो गई है, लेकिन उन्हें शॉक लगा है। शायद वो अब कभी बोल नहीं पाएंगी। अस्पताल के उस सफ़ेद कमरे में सिर्फ मशीनों की बिप बिप सुनाई दे रही थी। सिया की आंखें खुली तो थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। आर्यन उसके बिस्तर के पास बैठा था। उसने सिया का हाथ पकड़ना चाहा, पर जैसे ही उसका हाथ सिया की त्वचा से छुआ, सिया बिजली की तरह कांप उठी और उसने अपना हाथ खींच लिया। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी,
सिर्फ एक गहरा और जानलेवा खौफ था। वो कुछ बोलना चाहती थी और उसके होंठ हिले, पर गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। डॉक्टर की बात सच थी। सिया ने अपनी आवाज़ खो दी थी। आर्यन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वो शख्स जो पूरी दुनिया को रुलाता था, आज एक बेजुबान लड़की की खामोशी से हार गया था। सिया, मैं। आर्यन के पास शब्द नहीं थे। उसने पहली बार महसूस किया कि नफरत की आग उसने सिर्फ सिया को नहीं, बल्कि खुद के अंदर के इंसान को भी जला दिया है। जब आर्यन सिया को लेकर वापस हवेली पहुंचा तो घर का माहौल बदल चुका था। सुमित्रा देवी हॉल में खड़ी थी। उनके चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं था। आ गई ये मनहूस। आर्यन, इसे इसके कमरे में डाल और जग्गू के मामले को रफा दफा कर, सुमित्रा ने आदेश दिया। आर्यन ने सिया का हाथ थाम रखा था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और धीमी पर फौलादी आवाज में कहा, वो अपने कमरे में नहीं जाएगी माँ, वो मेरे कमरे में रहेगी। और जहाँ तक जग्गू की बात है, पुलिस उसे ढूंढ रही है और पुलिस को भी ये पता चल जाएगा कि उसे हवेली की चाबियाँ किसने दी थी। सुमित्रा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तू तू अपनी माँ को जेल भेजेगा इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए? ये 2 कौड़ी की लड़की नहीं है, मेरी पत्नी है। और आपने जो किया वो इंसाफ नहीं, कत्ल की साजिश थी। आज इस घर के कानून बदलेंगे। आर्य ने सिया को सहारा दिया और उसे ऊपर ले गया। उसने विराज को बुलाया और कहा, विराज, माँ को गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दो जब तक मैं न कहूँ। वो इस हवेली की मुख्य इमारत में कदम नहीं रखेगी। रात के वक्त आर्यन कमरे में आया। सिया खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। आर्यन उसके पास आया और फर्श पर उसके पैरों के पास बैठ गया। एक शक्तिशाली साम्राज्य का मालिक आज एक अपराधी की तरह घुटनों पर था। उसने एक डायरी और पेन सिया की तरफ बढ़ाया। तुम बोल नहीं सकती, पर लिख तो सकती हो। जो भी सजा देनी है लिख दो सिया। मुझे मार दो, जेल भेज दो, पर ये खामोशी मत रखो। सिया ने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसने अपनी डायरी पर सिर्फ एक लाइन लिखी, क्या मेरे पिता सच में अपराधी थे? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। तुम्हारे पिता, उन्होंने गवाही दी थी, ये सच है। पर सिया, मुझे कल ही पता चला कि वो गवाही उन पर दबाव डालकर दिलवाई गई थी। सुमित्रा देवी ने तुम्हारी माँ की जान का सौदा किया था। तुम्हारे पिता गद्दार नहीं थे, वो मजबूर थे। और मैं अंधा। सिया की आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी सारी दुनिया बिखर गई थी। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन ने अपनी पूरी जान लगा दी सिया का भरोसा जीतने में। वो उसके लिए खाना बनाता, उसे बगीचे में टहलाने ले जाता। वो अब क्रूरल हस्बैंड नहीं था, बल्कि एक पछतावे में जलता हुआ प्रेमी था। एक शाम जब वे गार्डन में थे, अचानक वही पुराना गुंडा जग्गू वहां आ धमका। वो पुलिस की हिरासत से भाग गया था और अब बदला लेना चाहता था। उसके हाथ में एक देसी कट्टा, मतलब बंदूक थी। आर्यन सिंह राठौर, आज तेरा और तेरी इस चिड़िया का खेल खत्म। जग्गू ने निशाना साधा। आर्यन तुरंत सिया के आगे खड़ा हो गया। सिया, भागो यहां से। गोली चली, लेकिन गोली आर्यन को नहीं लगी। सिया ने आर्यन को धक्का दे दिया था और गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। जग्गू को तभी पीछे से पुलिस ने दबोच लिया। आर्यन सिया की तरफ झपटा। सिया, तुम पागल हो? अपनी जान क्यों जोखिम में डाली? सिया की आंखों में दर्द था, पर इस बार उसमें प्यार की एक धुंधली सी चमक थी। उसने अपना गला साफ करने की कोशिश की और एक अजीब सी फटी हुई आवाज
उसके हलक से निकली। आ आ आर, आर्यन। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज़ वापस आ रही थी। उसने सिया को कसकर गले लगाया। मुझे माफ़ कर दो सिया, मुझे माफ़ कर दो। सिया ने अपने कमज़ोर हाथों से आर्यन की पीठ पर हाथ रखा। घाव अब भी गहरे थे और शायद उन्हें भरने में बरसों लगने वाले थे। पर उस रात नफ़रत की कहानी खत्म हो गई और एक टूटे हुए अधूरे इश्क की शुरुआत हुई। आर्यन ने सुमित्रा देवी को कानून के हवाले कर दिया। सिया के पिता को सम्मान वापस मिला। हवेली की वो करंट वाली बार हटा दी गई और उसकी जगह चमेली के फूलों की बेल चढ़ा दी गई। सिया अब भी कम बोलती थी, पर जब भी बोलती, आर्यन के लिए वो किसी संगीत से कम नहीं होता। उनका रिश्ता अब समझौतों या फिर कर्ज पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के जख्मों को भरने की कोशिश पर टिका था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।